तो हेलो चुन्नू मुन्नू, कैसे हैं आप? आपका साइंस का पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार करी है आज की, जिसमें मैं लाइट चैप्टर जो कि फिज़िक्स का चैप्टर है उसको एक शॉट में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपके फिज़िक्स में फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। चैप्टर का नाम है हमारा लाइट। चैप्टर का नाम डाल दो, एक रफ नोटबुक पकड़ के रख लो अपने पास, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस आएंगे बीच में इस चैप्टर में उसके मैं आंसर डिक्टेट कराऊंगा। तो जब मैं डिक्टेट कराऊंगा तो आप उसको अपनी रफ नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट की वजह से ही हम सब कुछ देख पाते हैं। उसके बाद है हमारा जो सन है, जो सन है वही हमारा क्या है, लाइट का एक नेचुरल सोर्स है। द सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइन में टिक कराऊंगा वो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो पहली लाइन ये हो गई। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको याद रखना आप। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है वो हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का। जो सारी लाइट बनती है हमारी पृथ्वी में वो कहाँ से आती है? सन से आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क। इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास आँखें ही होगी तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ देख लेंगे। लाइट की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से है। लाइट उसमें टकरा रही है और आप उसके बाद लाइट की वजह से जो इमेज बन रही है वो आप देख रहे हैं। जैसे मुझे आप अगर देख रहे हैं तो मेरे पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तब आपकी आंखों तक जा रही है, तब आपको मैं विजिबल हो रहा हूँ। अगर मैं पूरी लाइट बंद कर दूंगा अपने रूम में तो आपको मैं दिखूंगा नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज ड्यू टू विच वी कैन सी। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद हमारी आंखों तक जाती है, तब हमें कोई भी चीज़ दिखती है। उसके बाद है लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। द रेस्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट इमिट करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, उनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना आप, क्योंकि लुमिनस वाला जो पोर्शन है इसका ये आने वाला है। इसके एग्जांपल्स हो गए सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, उसके बाद लिखा है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मे बी नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, द सन, स्टार एंड फायरफ्लाई आर नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो नेचर ने जो कुदरती अपने आप ही बन रखे हैं, जो नेचर ने बना रखे हैं, जो वो होंगे हमारे नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन, स्टार, फायरफ्लाई। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिखने के लिए आ सकता है पेपर में कि नेम टू नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद है मैन मेड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो इंसान ने बनाए हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, उनका एग्जाम्पल रहेगा आपके पास बर्निंग कैंडल या बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इस पैराग्राफ को, इस 3 लाइंस को भी आपने टिक मार लेना, क्योंकि ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते, जैसे टेबल, चेयर और अर्थ। मून भी है इसमें। ठीक है, मून की खुद की लाइट नहीं होती। अब आप कहेंगे कि मून चमकता क्यों है, दिखता क्यों है हमें? तो वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। सन की लाइट जाती है मून पे और रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, तब जो मून है वो चमकता है। ठीक है, तो मून की खुद की लाइट नहीं है। इसके बाद ये कुछ लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं इनको भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है। इसमें लिखा है लाइट विच मेक्स अदर थिंग्स विजिबल टू अस इज इटसेल्फ नॉट विजिबल। समझ रहे हैं आप बात? इसका मतलब ये है कि जिस लाइट की वजह से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं, उस लाइट को ही हम नहीं देख पाते, वो हमें दिखती नहीं है। आप लाइट की वजह से मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको लाइट यहाँ पर दिख रही कहीं? लाइट नहीं दिख रही ना, तो लाइट इज़ नॉट विजिबल टू अस। ठीक है, इट्स पाथ कैन ओनली बी ऑब्जर्व व्हेन इट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स। तो कैसे हम लाइट का पाथ देख सकते हैं? जब लाइट डस्ट पार्टिकल से जाएगी, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग होगी, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में लिखा है लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
आप इसको याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है हमारी लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद है हमारा वन ऑफ द मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज लाइट एनर्जी विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर हमारी एक लाइट जा रही है, एक लाइन जा रही है लाइट की, तो हम उसको रेज बोलेंगे, ठीक है। और बीम किसको बोलेंगे? व्हेन 2 और मोर पैरेलल रेज लाइट रेज आर गोइंग देन वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन वन लाइट ओनली सिंगल लाइट इज गोइंग देन वी कॉल इट रेज, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। बट अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं तो उसको बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन क्या लिखा है देखो, द स्टडी ऑफ लाइट इन साइंस इज नोन एज ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी को साइंस में बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? लाइट स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज, फिर इन द ब्लैंक्स करके दे देगा, ट्रू फॉल्स करके दे देगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। फिर लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइट कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन। और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब होता है कि सीधा स्ट्रेट लाइन में चलने की क्षमता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चलने की क्षमता को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ओके। उसके बाद 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और है लाइट की, कि लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप यहाँ से आगे मूव ऑन करते रहो, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है पहली प्रॉपर्टी इसकी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने सपोज एक विंडो है और विंडो को आप खोलोगे, अगर डस्ट पार्टिकल्स आपको जो दिख रहे हैं, डस्ट पार्टिकल से देखोगे आप, अगर साइड से आप देखोगे विंडो खोल के, तो आपको दिखेगा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे हम फिलहाल, वो करेंगे क्योंकि जो आएगा पेपर में, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज लाइट मेरे पास आई और फिर टकरा के आपके पास चली गई, तो ये क्या है हमारा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉलिश सरफेस नहीं होगा, ग्लास होगा सिंपल, पीछे से पॉलिश नहीं होगा उसमें, तो लाइट आर पार चली जाएगी, ठीक है। लाइट क्या चल जाएगी? आर पार चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। देखो, जो लाइट सरफेस पे आके टकरा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जो आ रही है। और अगर हम एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे होगी, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल, ठीक है। ये है हमारा क्या? नॉर्मल। इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसके बाद जो लाइट टकरा के वापस चले गई उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसकी सबकी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन आपकी बन गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पहली डेफिनेशन हो गई आपकी। उसके बाद है द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की भी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और उसके बाद जो रे बाउंस बैक होके जा रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंस्ड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये भी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ सकता है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों रे मिलती है ना, उसको बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, वो पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं हम, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कास्ट देयर शैडो, ठीक है। ये कैसे होता है? जैसे सपोज हमारे पास ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर सन है, थोड़ा दूर होगा सन, बट यहाँ से रेज गई
और इस पेड़ की यहाँ पर क्या बन जाएगी, नीचे एक बन जाएगी शैडो, ठीक है, शैडो बन जाएगी, ठीक है। अभी शैडो कैसे बनती है, ऊपर एक डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए रे है, पहली रे है वो सीधी चली गई, फिर दूसरी रे है वो भी सीधी चली गई, बस सी रे जो है वो यहाँ पर टकराई और यहाँ पर क्या बन गई, एक इसकी शैडो बन गई। क्या बन गई, शैडो बन गई, ठीक है, सिंपल। तो शैडो कैसे बनती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या होता है, शैडो बनती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला टॉपिक, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं हो पाती, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज स्टोन, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल ग्लास विंडो होता है, विंडो की जो ग्लास होती है उसके आर पार हम देख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और इनकी डेफिनेशन भी याद रख लेना आप, एन ऑब्जेक्ट विच परमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट एंड रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटल, जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, लाइट सारी क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट पास ही नहीं होती, ठीक है, डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आप लिखेंगे ग्लास विंडो, ठीक है, ग्लास लिख देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में हमें पार्शली दिखता है, आधा नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, ठीक है। जैसे आपके वॉशरूम में रहते हैं ग्लास, ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट रहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, एन ऑब्जेक्ट विच पार्शली अलाउज द लाइट टू पेनिट्रेट इट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पेनिट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें पार्शली हमें दिखता है, पार्शली नहीं दिखता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लास विंडो, ठीक है, ग्लास विंडो ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑफ एनी डोर, ठीक है। किसी डोर का जो ग्लास विंडो होती है वो कैसी रहती है, ट्रांसलूसेंट रहती है। उसके बाद अगला टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हमारा सरफेस पॉलिश्ड होता है, ठीक है। जैसे ये सरफेस पॉलिश्ड है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एकदम रेगुलर टाइप का होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अ रिफ्लेक्शन विच इज शोन व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस सच एज मिरर और ए हाईली पॉलिश सरफेस लाइक शाइनी स्टेनलेस स्टील। तो इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि होता है हाईली पॉलिश सरफेस से या शाइनी स्टेनलेस स्टील से, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब हमारा जो सरफेस है वो डिफ्यूज्ड सरफेस है, यानी कि रफ सरफेस है, बहुत प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो बराबर नहीं होता, ठीक है। बट रेगुलर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे आप, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन ए रफ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ओवर ए लार्ज एरिया एंड इमेज इज नॉट शार्प एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, रेगुलर रिफ्रैक्शन में आपकी जो है इमेज कैसी रहती है, क्लियर रहती है, क्लियर इमेज, ठीक है। बट इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन में कैसी इमेज बनती है हमारी, डिफ्यूज्ड इमेज बनती है, डिफ्यूज्ड इमेज, ठीक है, डिफ्यूज्ड इमेज बनती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आ गए हमारे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, अब इसका आंसर फटाफट से लिखो अपनी रफ नोटबुक में। Luminous objects emit their own light, but non-luminous objects does not emit their own light, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपने। एग्जाम्पल्स ऑफ luminous objects are sun, star, and examples of non-luminous objects are moon, table, chair, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड एज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। मून को लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज मून डज नॉट इमिट और मून डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट।
उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसलिए उसको नॉन लुमिनस बोलते हैं, ठीक है, लुमिनस नहीं बोलते। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है हमारी क्लियर इमेज, शार्प इमेज, ठीक है, अभी तो ऊपर पढ़ा था हमने। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी इमेज बनती है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी बनती है हमारी इमेज? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बनती है कैसी? डिफ्यूज्ड इमेज, ठीक है, लिख लेना इसका आंसर, डिफ्यूज्ड इमेज। फिर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का आपने डेफिनेशन ऊपर ही लिखी थी आपने अभी, तो अगर नहीं लिखी है तो यहाँ से आप ये लिख लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद पूछा है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की एडवांटेज क्या है? तो इसमें आप दो एडवांटेज इसकी लिख सकते हैं, वैसे तो वन एडवांटेज लिखा है। पहली एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरी एडवांटेज इसकी ये होगी कि यहाँ इस रिफ्लेक्शन से हमें इमेज कैसे बनती है, मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है, ठीक है, क्लियर इमेज वी गेट। फिर उसके बाद है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला कि जो इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल होती है, इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद है नॉर्मल रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो चीज़ हैं, तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। पहला लॉ है इसका, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगली लाइन देख लो यहाँ पे, अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर द रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, इज कॉल्ड नॉर्मल। जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक होती है, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बिगिन होती है चलना, बाउंस बैक होना, तो उसको बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ होती है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। रे तो नहीं बोलते, लाइन बोलेंगे, ठीक है, इसको नॉर्मल लाइन, रे मत बोल देना गलती से, ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी है, आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखना। अ हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी हमारे पॉलिश सरफेस होते हैं वो जो लाइट है सारी लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है इफ़ अ सरफेस डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट एट ऑल इट लुक्स डल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो वो दिखेगा ही कहाँ हमें, ठीक है, तो इसका मतलब वो डल दिखेगा, ठीक है। तो आज से ऐसे कपड़े पहनना जो कि हाईली पॉलिश्ड हो, हाईली प्रेस्ड हो, ताकि लाइट क्या हो उससे रिफ्लेक्ट हो और आपके कपड़े चमके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट बट द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, इसका एग्जांपल क्या है, सपोज़ हमारे पास कुछ चीज़ है, जैसे ये माउस है, ठीक है, ये माउस है, ये रिफ्लेक्शन कर रहा है अलग तरीके से, ये रिफ्लेक्शन अलग तरीके से करेगा, ठीक है। और आपने बॉल ले ली तो बॉल अलग तरीके से रिफ्लेक्शन शो करेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग तरीके से रिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपके सबके घर में होगा, ठीक है, उससे इमेज कैसी बनती है वो देखना है हमें, ठीक है। पहला तो देखो उसकी इमेज जो रहती है वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको समझते हैं, आओ देखो। लेटरल इन्वर्जन ऐसा होता है कि जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है, मिरर बना लेता हूँ यहाँ पर मैं एक, ये है सपोज हमारे पास मिरर, ये मिरर है हमारे पास, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एल रखेंगे ना, मतलब ऐसा रखेंगे उल्टा एल, तो आपको इमेज बनेगी, आपको इमेज ऐसे मिलेगी, ये एल है सपोज, और आपको इमेज मिलेगी कैसी, उल्टी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कैसे मिलेगी आपको, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अभी प्लेन मिरर में देख सकते हैं अपने घर में, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आपके अगर सपोज लेफ़्ट हैंड में कोई चीज़ है, बॉल है यहाँ, ठीक है, लेफ़्ट हैंड में बॉल है, तो आपको अपनी इमेज में आपको दिखेगा कि जो आपके पास बॉल है वो यहाँ पर चले गई, ठीक है। राइट हैंड में आपके हाथ में जो बॉल थी वो कहाँ पर चली जाएगी,
राइट हैंड में, ठीक है। आपने पकड़ा कहाँ था उसको, लेफ्ट हैंड से, तो आपको दिखेगा कहाँ पे वो, आप इमेज में आपको दिखेगा कि वो आपने राइट हैंड से पकड़ रखा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड, साइड वाइज इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का नीचे नहीं होगा, साइड का इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तभी हमारा जो एम्बुलेंस वाला होता है ना, एम्बुलेंस, अगर हमें इमेज बनानी है एम्बुलेंस की तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको पूरा उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ई रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सी है इसका उल्टा कर देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे, उसके बाद यहाँ ए, फिर यहाँ पर ये एल ऐसे है तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। उसके यू तो ऐसी एज इट इज़ रहेगा, बी को आपने करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा एम, फिर ये रहेगा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इमेज आपको मिलेगी ऐसे सीधी। तभी एम्बुलेंस में क्या कैसे लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि हमें इमेज कैसी दिखे, उसकी सीधी दिखे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। लेटरल इन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन पक्का याद कर लेना। द फेनोमेना ड्यू टू विच लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट हैंड साइड इन अ प्लेन मिरर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें हमें लेफ्ट साइड की चीज़ राइट साइड में दिखती है, राइट साइड की चीज़ लेफ्ट साइड में दिखती है। सिंपल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी को नापते हैं हम किस में, कैंडिला में। किस में नापते हैं, कैंडिला में। और इससे हम नापते क्या हैं, इससे नापते हैं हम ब्राइटनेस, ठीक है। ब्राइटनेस, जैसे आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडिला। ये याद रखना, आगे क्वेश्चन आने वाला है अभी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारा इमेज कैसे बनाता है वो भी आप देख लो। जैसे सपोज आगे आपके पास कि शो द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये है हमारा प्लेन मिरर। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट जाएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। एक लाइट को आप ऐसे ले जाएंगे और आपको पता है कि नॉर्मल से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होगी। और पीछे आपकी एक अगर हम लाइन प्रोड्यूस करें पीछे, तो पीछे आपको क्या मिल जाएगी, एक इमेज मिल जाएगी। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है इमेज। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका कि ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहता है, सपोज ये 2 मीटर दूर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। और इमेज बनती है हमारी कैसी, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। 2 टाइप की हमारी इमेज होती है वैसे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो पहली बात तो ये है कि जो रियल इमेज है वो हमारी फॉर्म हो सकती है स्क्रीन में, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इसको इस इमेज को हम स्क्रीन में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ोन में जितनी वीडियो वगैरह देखते हैं वो सारी रियल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसे होती है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में नहीं प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन में नहीं बना सकते। जैसे आपकी सब सपोज परछाई दिख रही है आपकी, है ना, परछाई दिखती है रोड पे, बड़ी दिखती है ना, अजीब सी बड़ी सी दिखती है, ठीक है। उस बड़ी सी इमेज को आप दिखा सकते हैं कहीं पे, किसी को नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि वो नकली इमेज है। आप हो ही ना, उतने बड़े तो हो ही नहीं आप, तो नकली इमेज है, ठीक है। उसके बाद रियल इमेज हमारी सॉलिड लाइन से इंटरसेक्ट होने के बाद बनती है, ठीक है। ये एक लाइट रे यहाँ से जाएगी, एक लाइट रे सपोज यहाँ से जाएगी, तब आपकी जो ये इमेज बनेगी यहाँ, ठीक है। बट जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो हमारी कैसी रहती है, इमेजिनरी लाइन से बनती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। और उसके बाद जो रियल इमेज होती है हमारी, ज़्यादातर ये इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज होती है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है हमारी, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट अपवर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इन्वर्टेड मीन्स ये उल्टी बनेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 डिफरेंस आप याद कर लेना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। और हमारा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बना रहा है वो देख लो आप। प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है जितना ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, ठीक है।
और इमेज कैसे रहती है, वर्चुअल रहती है और इरेक्ट रहती है, दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात ये होगी कि जो साइज़ होता है ना, सपोज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज भी इतनी बड़ी होगी, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो फटाफट से हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की लर्न कर लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज इज़ वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना आगे ऑब्जेक्ट था मिरर से उतना ही पीछे इमेज बन जाएगी, ठीक है। फिर है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज क्या होगी, साइड वाइज इन्वर्टेड होगी, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा, राइट में होगा तो लेफ्ट में दिखेगा। इमेज इज इरेक्ट होगी, इरेक्ट मीन्स सीधी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में बारे में लिखा है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। जिस इमेज को हम स्क्रीन में नहीं बना सकते कभी भी, जो नकली इमेज है मतलब, वो कहलाती है हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऑल प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब आप प्लेन मिरर्स में जो भी अपनी इमेज देख रहे थे आज तक, ठीक है, वो क्या थी, नकली थी, ठीक है। नकली क्यों थी, क्योंकि आपका राइट हैंड उसमें दिखता है लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंड आपको दिखता है वहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद जो रियल इमेज है वो क्या होती है, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। इमेज इज फॉर्म्ड बाय सम स्फेरिकल लेंसेज एंड मिरर्स आर रियल, ठीक है। मिरर से और लेंसेज से हम क्या कर सकते हैं, रियल इमेज को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को भी आप लर्न कर लेना, ठीक है। अगर 2 मिरर है सपोज, ठीक है, ये मिरर है और एक ये वाला मिरर है, ठीक है, इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है, ठीक है, और हमें इमेज बनानी है यहाँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आप याद रखना, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। सपोज 2 यहाँ पर मिरर हैं, 2 मिरर हैं और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। सपोज 3 मिरर हैं तो उनके बीच में एंगल है सपोज 60 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएगी, 360 को हम थीटा की जगह, इस थीटा के एंगल की जगह पे हम 60 रख देंगे, फिर -1 कर देंगे, अब कट जाएगा ये, 6 जा तो 6 - 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 इमेज। तो 5 इमेज जो है हमें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो राइट एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है राइट एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री इसका एंगल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला होगा 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। अब 360 को हम 90 से डिवाइड करेंगे फिर -1 कर देंगे, 0 से 0 मर जाएगा यहाँ पे। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, 4 - 1 आपको मिलेगा 3। तो 3 इमेजेस हमको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 इमेज यहाँ पर बन रही है। पहली इमेज है यहाँ पर I2, ठीक है, दूसरी इमेज है यहाँ पर I3 और ये पहली इमेज है यहाँ पर I1, ठीक है। 3 इमेज आपको दिख रही हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस है जब प्लेन मिरर जो है 0 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे रखे हुए हैं, यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 360 ओवर 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 360 ओवर 0 होता है इन्फिनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब इन्फिनाइट इमेजेस हमें मिलेगी, इन्फिनाइट इमेजेस, ठीक है। और ऐसा ज़्यादातर कहाँ होता है, आपने देखा होगा बार्बर की शॉप में होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है व्हेन यू गेट योर हेयर कट एट द बार्बर शॉप, बार्बर ऑलवेज होल्ड अ सेकेंड मिरर behind you to show your hairstyle from behind in the mirror which is placed in front of you, ठीक है। जब आप बाल कटाने जाते हैं तो एक मिरर आपका ऐसा रखा रहता है और उसी के पीछे एक मिरर रखा रहता है, दोनों के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, दोनों पैरेलल होते हैं। तो वहाँ पे इन्फिनाइट इमेजेस आपको मिलती है जिसकी वजह से आप अपनी इमेज को सही से देख पाते हैं, ठीक है, पीछे की इमेज, आगे की इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है कैलिडोस्कोप, ठीक है। ये कैसे बनता है इसके बारे में जान लो। एक हमने ऐसे रखना है मिरर, ठीक है, ये है हमारा मिरर, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिरर आपने ऐसे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिरर आपने ऐसे रखना है, ठीक है।
इनमें सबके बीच, तीनों मिरर के बीच में जो एंगल रहने वाला है वो 60 रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बहुत सारे यहाँ पर बैंगल्स या कलर्ड सब्सटेंस यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। स्मॉल कलर्ड बैंगल्स कह सकते हैं। बैंगल्स के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग कलर के आप यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक गत्ता लगा देंगे, यानी कि कार्डबोर्ड लगा देंगे, ठीक है, कार्डबोर्ड। और बीच में होल कर देंगे, यहाँ पर बीच में होल करेंगे और यहाँ पर कार्डबोर्ड लगे रहेगा। फिर इस होल से आपने देखना है, और जो ये कलर्ड बैंगल्स हैं इनकी बहुत सारी इमेज बनेगी और फॉर्मूला लगेगा 360/θ-1। तो आप क्या कर सकते हैं, 360 ओवर इसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 - 1 5, तो 5 लगभग इमेजेस बनेगी, ठीक है। 5 इमेजेस यहाँ पर बन सकती है। जो यहाँ पर सेंटर पे रखा होगा ऑब्जेक्ट उसकी 5 इमेज बनेगी। बाकी अगर सेंटर में नहीं रखा है, सिमेट्रिक में नहीं रखा है वो, तो उसकी इमेज ज़्यादा भी बन सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा कैलेडोस्कोप। तो इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करवानी है, जिसमें 3 मिरर होते हैं हमारे पास, जिनके बीच में एंगल होता है 60 डिग्री का। जिनके बीच में एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें। कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3 रेक्टेंगुलर पीसीज ऑफ मिरर, एक कार्डबोर्ड की ट्यूब चाहिए होगी, ठीक है। और उसके बाद चाहिए होगा एक फ्यू स्मॉल पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास और बैंगल्स, छोटे छोटे कलर्ड ग्लास बैंगल्स चाहिए हमें। और हमें चाहिए होगा एक 1 ग्राउंड ग्लास प्लेट नीचे रखने के लिए, और एक टेप चाहिए होगा जिससे हम इस सारी चीज़ों को चिपकाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस छोटे से होल से जब आप देखेंगे ना अंदर, तो आपको इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो इमेज है ऐसी दिखेगी इमेज, बहुत सारी इमेज आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये था कैलेडोस्कोप। इसके बारे में आप इसकी वर्किंग लिख देना, डायग्राम बना देना अगर आएगा। उसके बाद हमें लर्न करने होंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स का क्या क्या यूज़ है, कहाँ ये यूज़ है। तो प्लेन मिरर्स को हम अपने आप को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज ए लुकिंग ग्लास, फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। सोलर कुकर्स में जो फूड पकता है वो भी प्लेन मिरर की मदद से होता है, ठीक है, बनता है। और हमारा जो ये फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस, फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस। अगर शोकेस हमें बनाना है तो उसमें हम डायमेंशन जब हम नोट करेंगे तो हम प्लेन मिरर की मदद से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टर के काम भी आता है ये, रिफ्लेक्टर और सिग्नलिंग बाय स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल को अगर हमें इशारा देना है, सिग्नल देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेन मिरर से जो सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम एक सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्मी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, जैसे सपोज ये लाइट गई, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, उसके बाद ये है आपकी नॉर्मल लाइन, ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, ये एक मीडियम ए और फिर उसके बाद दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। अगर हमारा जो पार्टिकल है वो दूर दूर है यहाँ पे, तो इस मीडियम को बोलेंगे हम रेयरर मीडियम, ठीक है। जहाँ पर पार्टिकल पास पास है, क्लोजली पैक्ड है, उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं उसको, डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयरर मीडियम क्या होता है, ठीक है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और रेयरर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो एग्जाम्पल आपने लिखना है, जैसे एयर वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, एयर है फिर उसके बाद वाटर है, ठीक है। तो वाटर में तो पार्टिकल पास पास है और एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो एयर बन जाएगा आपका रेयरर मीडियम और वाटर बन जाएगा आपका डेंसर मीडियम, बस, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। एक एग्जांपल है, सपोज आपके पास ये है हनी, शहद, और ऊपर है पानी, ठीक है। पार्टिकल पानी में देखो पास पास है, बस शहद में और पास होंगे, शहद आपको पता ही है ना, उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है। तो हनी यहाँ पर बन जाएगा आपका डेंसर मीडियम
वाटर आपका बन जाएगा रेयर मीडियम। बस रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम चूज़ करना आना चाहिए आपको रिफ्रैक्शन सीखने से पहले, ठीक है। तो आते हैं हम रिफ्रैक्शन में। तो हमारी लाइट ने ऐसे सीधा जाना था, बट डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो एक डिफरेंस और आ गया आपके पास। डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, तीसरा डिफरेंस, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम, ठीक है। और रेयर मीडियम में क्या होता है, फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, उसमें ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। क्लियर। तो 3 डिफरेंस आपको समझ में आ गए। अब इन तीनों डिफरेंस से आपने रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। देखो हमारी जो लाइट है उसने सीधा जाना था, बट वो सीधा नहीं जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, तो पहला आपने पॉइंट नोट करना है कि व्हेन लाइट passes from less dense medium into more denser medium, it will have its path bend towards the normal। ये जो लाइन है ना इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से आएगा आपके पेपर में। When light passes from rarer to denser medium, then light bends towards the normal। नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर लाइट जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू लेस डेंस मीडियम, देन लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे बैंड हो जाएगी, ठीक है। ऊपर आप डायग्राम देख लेंगे, जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही ना, तो उसने जाना तो सीधा था, ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। ये है हमारा नॉर्मल और यहाँ से लाइट जा रही है। इस लाइट ने जाना सीधा था, बट ये अवे बैंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि रेयर मीडियम में आपको पता है ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में लाइट को थोड़ा आज़ादी मिलती है, वो तेज़ चलती है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि रिफ्रैक्शन की वजह से अगर हमारे पास कोई भी, सपोज़ ये लिक्विड है, इस लिक्विड में यहाँ पर एक कोई भी सिक्का रखा है, ठीक है, सपोज़ ये है लिक्विड, ठीक है। इस लिक्विड से सपोज़ लाइट ऊपर जा रही है, ठीक है, लाइट ऊपर जा रही है, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी, अवे रिफ्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से हमें ये सिक्का यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये सिक्का, इस सिक्के की इमेज यहाँ दिखेगी, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज इसकी, ठीक है। तो हमें दिखेगा ये ऊपर, और ऊपर दिखने की वजह से क्या होगा, ऊपर दिखने की वजह से हमें ये लगेगा कि ये ऊपर है, ठीक है। इसी कारण जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरों को कभी भी अगर कोई मछली दिखती है तो वो जो है वहीं पे जाला नहीं फेंकते, उसके नीचे फेंकते हैं वो जाला, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीज लेक्स एंड रिवर्स ऑफन अपीयर लेस डीप एंड व्हेन दे आर रियली आर बिकॉज रिफ्रैक्शन मेक्स द बॉटम सीम्स नेयर, ठीक है। जितना नदी असली में गहरी होती है उतना गहरी दिखती नहीं है। हमें क्या लगता है कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, पानी ऊपर तक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर पानी की मैं इमेज बनाऊँ यहाँ पे, सपोज़ पानी से लाइट आ रही है ऊपर, ठीक है, ये पानी सपोज़ इतना गहरा है, ठीक है, ये है हाइट पानी की, इस पानी से लाइट गई ऊपर, ठीक है। उसके बाद अवे बैंड हो जाएगी और इस पानी की यहाँ पर बन जाएगी इमेज, ठीक है। हमें क्या लगेगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है और हमारा जो पानी है वो इतना गहरा है, बस हमें इतना लगेगा, ठीक है। ये इसकी नकली वाली हाइट हो जाएगी, अपरेंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या लगेगा, भाई इतना गहरा है, हम डुबकी मार देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, पानी बहुत गहरा है, आप डूब सकते हैं उसमें। इसलिए जो फिशरमैन होते हैं ना, मछुआरे रहते हैं, जब उनको कोई भी मछली दिखती है तो वो उससे नीचे अपना जाला फेंकते हैं, ठीक है, बट एट अ पॉइंट विच इज़ लोअर इन वाटर। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जहाँ मछली दिख रही है वो उससे नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, आपके दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा बन के, सर बता दो। तो भाई क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ आएगा कि रिवर्स ऑफन अपीयर लेस डीप देन दे रियली आर, वाई करके आएगा, ठीक है। जो नदियाँ हैं वो
कम गहरी दिखती है, क्यों? रीज़न बताओ, गिव रीजंस। ठीक है, तो आपने लिखना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बस इतना आंसर लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हमें करवाना है। तो आपको दिख रही है यहाँ पर इंसिडेंट रे यहाँ से आई, उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इमर्ज हो गई। ठीक है, और इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये है, और इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है जो बाहर निकली। इस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पक्का याद कर लेना कि यहाँ से लिखना आप, द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्रिज्म से क्या करवाना है? प्रिज्म से हमें लाइट का रिफ्रैक्शन करवाना है। सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है, ये है हमारे पास प्रिज्म। ठीक है, और इस प्रिज्म के कितने फेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आप इसको। तो कितने फेस हुए इसमें? फेस कितने हैं इसमें बताओ? 1 2 3 4। ठीक है, फेस कितने हो गए इसमें? 4। ठीक है, बट यहाँ से आपको दिख रहा होगा डायग्राम, 4 नहीं होंगे इसमें फेस। अब इसको देख के बनाना। ठीक है, इसको देख के, तो इसको देख के आप ऐसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक फेस। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर बनाएंगे एक फेस। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ देंगे इससे। ठीक है, तो अब बताओ फेस कितने हैं इसमें? एक फेस आपका इधर है, 1 2 3 4, और एक इधर होगा 5, एक इधर होगा, एक इधर होगा ना, एक ये है 2, ये 3, तो इसके बाद ये है 4, और एक इधर होगा, ऐसे में 5। ठीक है, फेस कितने हैं? 5। वर्टेक्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 2 2 4 5 6, हाँ 6 हो गए। वर्टेक्स कितना हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब हमें एजेस निकालने हैं। एजेस कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। अब इसको हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है यूलर्स फार्मूले से। ठीक है, यूलर्स फार्मूला क्या होता है? यूलर्स फार्मूला होता है हमारा फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2। ठीक है, अब दोनों साइड देखना है हमारा इक्वल आना चाहिए। फेस प्लस वर्टेक्स करो, 5 + 6 11, एज है 9, 9 + 2 11, तो 11 इक्वल टू 11। यानी कि हमारा जो ये कंसिडरेशन है कि फेस 5 है, वर्टेक्स 6 है, एज 9 है, ये सही है। ठीक है, तो प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फेसेस इन प्रिज्म, व्हाट आर द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन द प्रिज्म, व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस इन द प्रिज्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन करवाना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन करवाने के लिए आपने ऐसे रखना है प्रिज्म। ठीक है, पूरा 3D डायग्राम नहीं बनाना है रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ से आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद लाइट पहले इंसिडेंट होगी, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट इमर्ज हो जाएगी, लाइट इमर्ज। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद ये जो लाइन आप इंसिडेंट हुई है उसकी अगर आगे लाइन आप प्रोड्यूस करो तो ये आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगा क्या? ओरिजिनल पाथ। ये क्या है हमारा? ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ओरिजिनल पाथ। बट लाइट क्या हो गई है? यहाँ से डेविएट हो गई है। ठीक है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके बाद आपने पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन की आपने यहाँ डेफिनेशन याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन में आप लिख सकते हो, लिखो फटाफट। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन में ये लिख देना। फिर अगला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, तो एक हमारे पास ये प्रिज्म है, और यहाँ से जब ये वाइट लाइट जाती है ना, तब ये वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
और ये 7, ठीक है। ऐसे आपको एक बैंड मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो निकल के आएगी वो है हमारी रेड, ठीक है। इस रेड कलर की देखो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ इसकी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। वेवलेंथ रेड कलर की क्या होती है, हाईएस्ट होती है। रेड कलर की स्पीड भी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे जो कलर रहता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो होता है वॉयलेट, ठीक है। फिर उसके बाद विब ग्योर से आपने क्या करना है, इसको याद करना है, विब ग्योर, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं आपके लिए, विब ग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और नीचे जाते वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी नीचे जाते वक्त, ठीक है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले तो आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन याद कर लो। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसने दिया था, सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे सर इसाक न्यूटन। ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था और ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो इसको याद रखना आप सबसे पहले। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेना, द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि सारे कलर्स की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, वाई डिस्पर्जन अकर्स, तो इसमें आप लिखेंगे बिकॉज ईच कलर हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट स्पीड, दैट्स वाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक नेचुरल फेनोमेना बताओ, तो उसमें आप लिखेंगे रेनबो, ठीक है। रेनबो आप लिख देंगे उसमें, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। जो ये बैंड बना था ना हमारा 7 कलर्स का, जो ये बैंड बन रहा है, इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है आपका, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इसका फार्मूला क्रिएट करते हैं तो हमें मिलता है फार्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय लैम्डा, ठीक है। ये फार्मूला है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर सपोज एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन है फाइंड द wavelength of light having frequency 2 × 10⁸ हर्ट्ज। ऐसी लाइट की वेवलेंथ निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁸ हर्ट्ज। ये एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो पहले तो आप गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में आपके पास आएगा f इक्वल टू 2 × 10⁸ हर्ट्ज, और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ हर्ट्ज, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, बट निकालना क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा निकालना है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है c बाय लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी c बाय f, क्योंकि लैम्डा उधर चले जाएगा। c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸ एक दूसरे को मार देंगे, और 3/2 आपका इसका आंसर आने वाला है। लैम्डा की वैल्यू होगी 3/2, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये रहने वाला है आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे सकता है, फिर आपको लैम्डा निकालना है, या लैम्डा दे सकता है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। बस ध्यान रहे, जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो लास्ट में आप मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मीटर की जगह आप लिखेंगे हर्ट्स, और जब लैम्डा निकालना है तो आप लिखेंगे मीटर, बात खत्म, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नेम द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी बता रहा हूँ कि इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है। उसके बाद है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट में 7 कलर होते हैं, किसने बताया था, तो इसका आंसर है इसाक न्यूटन, ठीक है, इसाक न्यूटन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का डिस्पर्स होने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न में आप लिखेंगे ड्यू टू
डिफरेंट वेवलेंथ लैम्डा लिख रहा हूँ उसको मैं शॉर्ट में, लिख सकते हैं हम आंसर में डिक्टेट करा रहा हूँ। ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट स्पीड्स ऑफ कलर्स लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। ठीक है, ऐसे लिखें। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो आप लिखेंगे यहाँ पे द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ऊपर लिखी थी। स्पेक्ट्रम में आप लिखेंगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर इन विच डिफरेंट कलर्स अपीयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो आप इसमें लिखेंगे विब ग्योर। ठीक है, और आपको इसको वी को खोल देना। वी क्या लिखोगे आप? वायलेट, फिर इंडिगो। ठीक है, इंडिगो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इसके बाद लास्ट है आपका ब्लू। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस। व्हाट इज़ लेंस? तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, लेंस क्या होता है? हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होता है। ठीक है, विच कंसनट्रेट्स और डिस्पर्सेस लाइट रेज व्हेन पासिस थ्रू देम बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो 4 टाइप के हैं, बट आपके सिलेबस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉनकेव हमारा जो लेंस होता है वो हमारा अंदर से थोड़ा अंदर जाया रहता है, बीच से अंदर जाया रहता है। ठीक है, ऐसे होता है कॉनकेव लेंस। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच से बाहर आया रहता है। ठीक है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2 टाइप के आपके लेंस हो गए। अब इसमें से आपको सबसे पहले इन कॉन्वेक्स लेंस के बीच में आपको प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ऐसी एक्सिस जिस सपोज हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमारा 2 स्फीयर से बल्कि बनेगा। ठीक है, 2 स्फीयर है। ठीक है, इनके दोनों के सेंटर के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 स्फीयर्स फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बस बात खत्म। ठीक है, फिर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? उसके बाद ये भी पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। बस फिनिश। ठीक है, इसके बाद अगली जो डेफिनेशन आपकी आने वाली है प्रिंसिपल फोकस की आने वाली है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, देखो पहले समझ लो क्या होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। ठीक है, अगर कोई भी पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आने के बाद क्या होगा कि वो कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या होंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। और कन्वर्ज कहाँ पे होंगी? एक ऐसे पॉइंट पे जिसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में क्या लिखेंगे हम? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इट इज नोटेड बाय एफ। इन कॉन्वेक्स लेंस ऑल पैरेलल रेज मीट कन्वर्ज एट वन पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का चक्कर क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो एक लेंस है हमारा, वो तो देखो कन्वर्ज कर रहा है, फोकस कर रहा है रेज को, है ना। जो रेज पैरेलल आ रही हैं उनको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। फिर दूसरा टाइप का हमारा लेंस है, उसमें क्या होता है? पैरेलल रेज आती है। पैरेलल रेज आने के बाद क्या होता है भाई? उसमें क्या होता है? डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइवर्ज होने लग जाती है रेज। ठीक है, तभी इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको? कॉनकेव लेंस। बस अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कराने की आदत होगी ना तब इसलिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस आपने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया। अब कुछ आई के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हमारा जो है अकोमोडेशन आएगा। ठीक है, तो आई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। आई का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम। ये है हमारी आई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई विथ लेबल रे डायग्राम। ठीक है, विथ लेबल
रे डायग्राम। ठीक है, तो ये है हमारी ह्यूमन आई। यहाँ पर एक स्पॉट रहेगा आपका और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका जो ये स्पॉट रहता है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाइट एंटर नहीं होती और ये जो नर्व जा रही है इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जो लेयर है उसको डबल कर देना है। यहाँ पर इसकी लेयर को आपने क्या कर देना? डबल कर देना। ये आपने कर दिया डबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको एक लेयर लानी है यहाँ पे और यहाँ से आपको ऐसे ले जाना। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक गोला बनाना है। इस गोले को बोलते हैं हम प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिल। ठीक है, ये लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट जो अंदर आएंगी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो बाहर ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, इस कॉन्वेक्स सरफेस को बोलते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो लिक्विड है, कॉर्निया और ये प्यूपिल के बीच में जो लिक्विड है उसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और उसके बाद जो ये शेप है यहाँ पे, ये जो शेप है यहाँ पे दोनों, इस शेप को बोलते हैं हम सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स। ठीक है, और इनके बीच में एक लेंस होता है, उस लेंस को बोलते हैं हम आई लेंस। ठीक है, या तो आई लेंस बोलो या तो एक और नाम है इसका क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, और उसके बाद जो ये जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम रेटिना। जहाँ इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और रेटिना और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड है, जो यहाँ पर फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये है आई का डायग्राम हो गया, लेबलिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, वर्किंग में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया and then through pupil, eye lens refracts light rays and forms image on retina which is real and inverted, जो कि क्या होती है? real and inverted होती है। उसके बाद this real and inverted image passes through optic nerve to brain and brain makes it erect image and that's how we see the image of object। ठीक है, तो ये ऐसा लिखना है आपने ह्यूमन इसकी वर्किंग में। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स सेपरेटली, सारे पार्ट्स के बारे में आपको सेपरेटली लिखना है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। कॉर्निया के बारे में लिखेंगे पहले। कॉर्निया क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ आई, लाइट एंटर्स थ्रू दिस कॉर्निया। उसके बाद आयरिस का काम क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन भी, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरिस इन ह्यूमन आई, तो आपको ये लिखना है इसमें, आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है, आयरिस क्या करता है? जितनी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। द आयरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम द प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि अगर सपोज हम डार्क रूम में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो आयरिस है ना वो हमारा प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देगा। ठीक है, जो आयरिस है हमारा, आयरिस को मैंने मेंशन नहीं करा होगा शायद यहाँ पे, जो प्यूपिल को जिसने प्यूपिल को होल्ड कर रखा है ना वो हमारा आयरिस है। ये हमारा आयरिस। ठीक है, जिसने प्यूपिल को पकड़ रखा है वो हमारा क्या होता है? आयरिस होता है। अगर हम डार्क रूम में जा रहे हैं तो हमारा आयरिस का जो प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, छोटा होके बड़ा हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, छोटा कब होगा? ये डार्क रूम में नहीं होगा, ये छोटा होगा सनलाइट, जैसे सपोज हम सनलाइट की तरफ देख रहे हैं तो आयरिस क्या है? इस प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि कम से कम रेस अंदर जाए और हमारा रेटिना बच सके। ठीक है, और अगर आप सनलाइट से डार्क रूम में जा रहे हैं तो ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल जो आयरिस है, सॉरी, आयरिस प्यूपिल के साइज़ को क्या करेगा? बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो? अंदर जा सके। अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी। आप देख सकते हैं जब आप धूप में बैठे रहते हैं तब आप अंधेरे में जाते हैं तो धीरे धीरे उजाला होता है, वहाँ पर धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखने लगती है, एकदम से नहीं दिखती, क्योंकि प्यूपिल उस टाइम क्या हो रहा होता है? बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये है प्यूपिल का काम, आयरिस का काम। फिर उसके बाद रेटिना आ सकता है। रेटिना में आप लिखेंगे इट एक्ट्स एज द स्क्रीन फॉर द ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई की स्क्रीन कौन होता है? रेटिना होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का रोल क्या है? तो आप लिखेंगे इट चेंजेस द साइज ऑफ
आई लेंस की साइज़ को क्या कौन चेंज करता है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, चलो इसके बारे में बात करते हैं बाद में। पहले हम बात करते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, एकोमोडेशन आई। तो एकोमोडेशन ऑफ आई से पहले मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूँ आपको, जो मैं बताना चाह रहा था कि सपोज़ हमने अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है ना, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो आई लेंस है हमारा वो पतला हो जाता है। ठीक है, थिन हो जाता है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, आई लेंस बिकम थिनर, कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, पावर क्या हो जाती है? पावर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें अगर दूर की चीज़ देखनी है तो पावर हमें कम चाहिए रहती है। ठीक है, और अगर हमने पास की चीज़ देखनी है, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें पास की चीज़ें देखनी है तो हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाता है हमारा? थिक हो जाता है। आई लेंस बिकम्स थिक, और ये थिक होने की वजह से जो फोकल लेंथ है हमारी इसकी वो डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पावर इंक्रीज हो जाती है, और पावर इंक्रीज होने की वजह से हमें सही से दिखता है कोई भी चीज़। जैसे हम बुक रीड करोगे तो पावर हमें क्या चाहिए रहती है? ज़्यादा चाहिए रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें ध्यान में रखनी है। इसी से हमें पढ़ना है एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अब हमें देखो, अगर सपोज हमें दूर की चीज़ें देखनी है, दूर की चीज़ें देखने के लिए हमें आई लेंस को पतला करना पड़ेगा। पास की चीज़ देखने के लिए आई लेंस को मोटा करना पड़ेगा, ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सके और हमें अच्छे से पावर मिल सके, कम ज़्यादा पावर मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमारा कौन बैठा है? सिलेरी मसल्स बैठा है। ठीक है, और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं आई का। ठीक है, मतलब ऐसी एबिलिटी आँख की, आइज़ की, जिससे हम पास की चीज़ें भी देख लेते हैं, दूर की चीज़ें भी देख लेते हैं। तो ऐसी एबिलिटी को बोलते हैं हम एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और डेफिनेशन आपने ऐसे लिखनी है, द एबिलिटी, यहाँ से लिख देना, द लिख देना इसके आगे, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई और पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद नियर पॉइंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट आपने याद रखना, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है हेल्दी ह्यूमन आई का? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर उससे पास से आप देख रहे हो, फ़ोन जैसे आप चलाते हैं रात को, तो आपकी आंखें जो हैं वो एकदम ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेरी मसल्स में बहुत जोर पड़ेगा। और फार कितना देख सकते हैं हम? दूर से दूर कितना देख सकते हैं? तो फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी। पूरा इन्फिनिटी तक हमें सब कुछ दिखता है। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमें दिखेगा नहीं। जैसे हम दूर पे कुछ भी देखते हैं, पेड़ के पीछे कुछ और चीज़ रखी है तो पेड़ दिखेगा ना, पहले तो पेड़ के पीछे जो है वो दिखेगा नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद डिफेक्ट्स हैं कुछ, 2 डिफेक्ट्स हैं हमारे पास। पहला डिफेक्ट है हमारा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है ये? ठीक है, तो मायोपिया में हमें पास की चीज़ें दिखती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स शॉर्ट का आपको दिखेगा बट दूर का आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे, इसमें डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, और ऐसे लिख सकते हैं आप, द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। समझ में आ गया ना? और मायोपिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन रहने वाली है। उसके बाद अगर आपको दूर का नहीं दिखता है तो दूर का नहीं दिखने के कारण क्या हो सकते हैं? दूर का देखने के लिए हमें फोकल लेंथ क्या चाहिए रहती है? ज़्यादा चाहिए रहती है, यानी कि जो हमारा पावर होनी चाहिए वो हमारी कम होनी चाहिए। बट पावर क्या हो गई होगी? ज़्यादा हो गई होगी। इसलिए जो इमेज है उसकी वो रेटिना पे नहीं बन रही, वो कहाँ पे बन रही है? इमेज पहले बन जा रही है रेटिना से। ठीक है, पावर क्या हो गई है? क्योंकि पावर क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई, और हमें पावर को कम करना है। तो पावर को कम करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मायोपिया? तो आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। 2 पॉइंट क्या?
डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल सच दैट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। बस आपने ये 2 कॉजेज लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्शन कैसे होगा, करेक्शन हम करेंगे इसका कॉन्केव लेंस लगा के। कॉन्केव लेंस लगाएंगे तो इसकी इमेज, दूर वाली इमेज यहाँ पर पास में बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट पास में आ गया और हमारी इमेज बन गई, हमारा काम बन गया बस, ठीक है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, अगला डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको मायोपिया की कॉजेज याद हैं तो हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज में आपने उल्टा कर देना सब। उसमें डिक्रीज इन फोकल लेंथ था तो इसमें लिखेंगे आप इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और उसमें था आपका इलोंगेशन ऑफ आई बॉल था, इसमें आप लिखेंगे शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल छोटी हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और पावर डिक्रीज होने की वजह से, फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से पावर तो हमारी डिक्रीज हो गई, इमेज हमारी पीछे बन रही है रेटिना से, ठीक है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आएगा, ठीक है। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। अगर 5 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है तो करेक्शन, अगर आप क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ डज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर हमारी जो पावर है वो डिक्रीज़ हो गई है, इमेज पीछे बन रही है बहुत, पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम लाएंगे कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस लाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस लाएंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा ताकि इमेज जो है और हमारी इमेज दूर बन जाए, यहाँ पे दूर बन जाए और हमें सही से दिखे इमेज, और इमेज जो है रेटिना पे बन जाए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लर्न कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विज़न, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विज़न क्या होता है, सपोज मैंने आपको देखा, उसके बाद मैंने इधर फेस कर दिया, ठीक है, इधर फेस कर दिया, तो आपकी इमेज मेरे दिमाग में बनी होगी 1/16 सेकंड तक, ठीक है। 1/16 सेकंड तक किसी भी चीज़ को आप मतलब एक बार देखोगे, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ को देखोगे तो उसकी जो आपने पहले देखा है उसकी इमेज आपके दिमाग में बनी रहेगी 1/16 सेकंड तक, और इसी को बोलते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विज़न, ठीक है। क्लियर, तो ये है हमारा टॉपिक क्लियर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन रिलेशन टू ब्लाइंडनेस। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर हमें न्यूट्रिशन कोई भी चाहिए है आँखों को ठीक करने के लिए, या नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो रखा है, तो हमें खानी पड़ेगी विटामिन ए, और वो भी कितना ग्राम, 600 माइक्रोग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये तो 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10 की पावर 6। बट हमें कितने माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए रोज, 600 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। और ये विटामिन ए मिलेगा किससे, कैरेट से, कॉड लिवर ऑयल, कैबेज, टमाटो, स्पिनच, मैंगो, चीज़, इनसे मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, वो किससे ठीक होती है, विटामिन ए से, ठीक है। ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है, एनिमल्स हैव आइज शेप्ड इन डिफरेंट वेज, क्रैब्स आइज हैव ऑल राउंड विजन टू, ठीक है। तो ये तो हमारा ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। तो इसमें ये बता रहा है कि आउल जो हैं वो रात को देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है हमारे पास, रेटिना में जो सेल्स होते हैं ना, 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, रॉड्स और कॉन्स, ठीक है, वो बताना चाह रहा है। तो जो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक सेल से हम कलरफुल चीज़ें देखते हैं और एक सेल से हम ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखते हैं, ठीक है। यानी कि रेटिना के पास होते हैं 2 सेल्स, रॉड्स और कॉन्स, ठीक है। कॉन्स से कलर से याद रखना आप, एक ट्रिक है, सी से कॉन्स, और कॉन्स से वजह से हम क्या देखते हैं, कलरफुल चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। और रॉड्स की वजह से हम क्या देखते हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो देख पाते हैं। जैसे अगर कहीं लाइट कम है, ज़्यादा है, वो किसकी वजह से देख पाते हैं हम, रॉड्स की वजह से, ठीक है। तो जो रॉड्स है ना, वो हमारा आउल पे ज़्यादा होता है, जो उल्लू होता है। तो फिर वो रात को क्या करता है, जगता है और सुबह सोता है, क्योंकि उसको रात को दिखता है सब कुछ, ठीक है। लार्ज कॉर्निया, लार्ज प्यूपिल दैट अलाउज मोर लाइट, ठीक है। फिर हमारा केयर कैसे कर सकते हैं हम, आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं हमें रोज़ 2-3 बार हमें आँखों को कोल्ड वाटर से धोना चाहिए,
उसके बाद आइस के साथ हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम खेलते हैं। और उसके बाद अगर हम टेलीविज़न ज़्यादा वॉच कर रहे हैं तो हमें ब्लिंक करनी चाहिए, आंखें हमें ब्लिंक करनी चाहिए ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रह सकें। तो 3 इसके मेथड आप याद रखना। उसके बाद एक और चीज़ है, नॉट रीड इन मूविंग बस। मूविंग बस में आपको पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद है, इन केस डर्ट और इंसेक्ट गेट्स इन योर आइज यू शुड नॉट रब देम। अगर आइज़ में कोई भी कीड़ा चले गया है तो उसको रब मत करना आँखों को, ठीक है। आराम से प्यार से उसकी केयर करना, ठीक है, तभी आपकी आँख जो है हेल्दी रह सकती है। उसके बाद है हमारे पास विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैन रीड और राइट। अगला टॉपिक है, देखो हमारे पास जो डिजीज़ होती है ना आँखों की, वो 2 टाइप की होती है, इनक्योरेबल और क्योरेबल डिजीज़, ठीक है। और उसके जो हमारी डिजीज़ है, अगर क्योरेबल है डिजीज़, आई की जो डिजीज़ होती है वो कितनी टाइप की होती है हमारे पास? 2 टाइप की होती है, क्योरेबल और इनक्योरेबल, ठीक है। अब क्योरेबल डिजीज़ वो होती हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जैसे आपकी रेटिना या फिर आपका लेंस ख़राब हो गया है तो लेंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं। पर इनक्योरेबल कब होता है? जब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं जा रहे, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं ब्रेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लुइस ब्रेल ने एक डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है, जिसमें हमें स्पेशल सिंबल्स मिलते हैं जिससे हम अल्फ़ाबेट को पहचानते हैं, ठीक है। इसमें जो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है डॉट्स का, उसको हम बोलते हैं ब्रेल सेल। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ब्रेल डॉट्स इज कॉल्ड अ ब्रेल सेल, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो रिकॉग्नाइज करता है एक लेटर को बाय द पोजीशन ऑफ डॉट्स। जैसे सपोज सी लिखा है यहाँ पे, तो सी पे कितने डॉट्स हैं? 2 डॉट्स हैं, ठीक है। बी में कितने डॉट हैं? 2 डॉट है। ए में कितने डॉट है? 1 डॉट है। तो ऐसे करके वो इंसान पता लगाता है कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। तो इसी को बोलते हैं हम लुइस स्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है, ये इसकी समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो। बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फटाफट से, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा इनमें से लाइट का सोर्स नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा हमारा मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं उसको, ठीक है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड इमेज एंड इक्वल इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेटरल भी होने चाहिए। लेटरली इन्वर्टेड देखो प्लेन मिरर से बनती है, प्लेन मिरर आएगा इसका आंसर। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। गुड। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, अच्छा, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है उसको कि उसको दूर का नहीं दिखता। कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स, नहीं, कॉनकेव लगाना पड़ता है। फार पॉइंट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस एंड नॉट एट इन्फिनिटी, हाँ ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मिस हो गया इसमें। देखो मायोपिया में फार पॉइंट जो रहता है ना, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। वैसे हमारा हेल्दी पर्सन का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, बट मायोपिया में उसको इन्फिनिटी का दिखता ही नहीं है ना, दूर का दिखता ही नहीं है, तो उसका फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, यानी कि फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में लिखा है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फिर आप पूछेंगे सर हाइपरमेट्रोपिया में भी होता है ऐसा कुछ? देखो हमारा जो नियर पॉइंट है ना ह्यूमन आई का, हेल्दी ह्यूमन आई का, वो 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट। तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया अगर किसी को, तो उसका नियर पॉइंट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर में भी नहीं दिखेगा, उससे दिखेगा 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ों का, ठीक है। तो इसमें यही लिखा था कि मायोपिया के लिए कौन सा ट्रू है। मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट फाइनाइट हो जाता है, फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। फिर है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, क्या होगा, आयरिस होगा, आयरिस की वजह से, आई लेंस तो नहीं होगा, कॉर्निया सिलियरी मसल्स नहीं होगा, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाओ, अ डैश ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, द सन इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट।
सन इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वेरियस मून इज अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर अलाउज ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, अलाउज तो नहीं आएगा, सॉरी अलाउज मैंने गलत लिख दिया, रिफ्लेक्ट आएगा। अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। फिर है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर लिखा है इसमें आगे, इन कैलेडोस्कोप 3 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स एंड द ऑर्डर ऑफ कलर इज वॉयलेट, इंडिगो, विब या ब्लू आएगा। उसके बाद आपके पास आएगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और उसके बाद आएगा रेड, ठीक है, तो ये आ जाएगा। डैश स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज पर्सन, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारे पास ट्रू फॉल्स है, मून इज़ लुमिनियस बॉडी बिकॉज इट शाइन्स, फॉल्स आएगा, लुमिनियस नहीं होता। फ्लोरेसेंट ट्यूब इज़ ए कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो कोल्ड सोर्स है लाइट का, तो ये इसका भी आएगा फॉल्स। जुगनू इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ट्रू आ जाएगा। रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ट्रू आ जाएगा। ब्राइटनेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैंडल पावर, ब्राइटनेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडल पावर नहीं आएगा, यहाँ पे कैंडेला आएगा, ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ट्रू आ जाएगा। इन अ रेनबो द आउटर मोस्ट कलर इज रेड एंड द इनर मोस्ट कलर इज वॉयलेट, इन अ रेनबो द आउटर मोस्ट कलर इज रेड एंड द इनर मोस्ट कलर इज वॉयलेट। रेनबो में आउटर मोस्ट कलर होता है रेड और इनर मोस्ट कलर होता है वॉयलेट, ठीक है, आउटर मोस्ट रेड। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास डायग्राम है ना, प्रिज्म का डायग्राम है ऊपर, तो आउटर मोस्ट कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कलर है। आउटर मोस्ट कलर आपको दिखेगा यहाँ पर रेड, इधर है ब्लू, ठीक है, मतलब वॉयलेट इधर है, आउटर मोस्ट है आपका रेड, इधर है वॉयलेट, ठीक है। आउटर मोस्ट होगा रेड, तो इसको कर सकते हैं आप यहाँ से देख के, डायग्राम को देख लिया आपने, तो यहाँ पर लिखा है इन रेनबो आउटर मोस्ट कलर इज़ रेड एंड इनर मोस्ट कलर इज़ वॉयलेट, तो सही है, ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लोरेसेंट ट्यूब इज़ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, इसको भी आप ट्रू कर देना, क्योंकि हॉट सोर्स ऑफ लाइट हमारा बल्ब होता है, जो पीला बल्ब देखा ना आपने, वो होता है हमारा हॉट सोर्स ऑफ लाइट, और फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट इसलिए होता है क्योंकि ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो ट्रू आएगा यहाँ पे, हाँ, इसको सही कर देंगे। उसके बाद है पुअर विजन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी नहीं विटामिन ए होगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ये। कैलेडोस्कोप इज यूज्ड बाय बार्बर टू शो द बैक ऑफ द हेड, ट्रू आ जाएगा। कैलेडोस्कोप तो यूज़ नहीं होता, बार्बर तो यूज़ नहीं करते, सॉरी फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है ना, कैलेडोस्कोप में एंगल कितना होता है 60 डिग्री, बट बार्बर्स जो मिरर्स यूज़ करते हैं उसमें एंगल होता है 0 डिग्री। ड्यूरिंग डिस्पर्जन एनी काइंड ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, एनी काइंड ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन में वाइट लाइट ही स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ऐसा नहीं कि आपने रेड कलर छोड़ दिया फिर वो स्प्लिट होगा, ऐसा नहीं है। रेड कलर अगर जाएगा प्रिज्म से तो वैसा का वैसा बिना डिस्पर्जन के क्या होगा, चले जाएगा आगे। चलो फिर आगे चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है हमारा पुअर विजन एट नाइट, सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से आएगा नाइट ब्लाइंडनेस में कि सप्लाई ऑफ विटामिन ए, ठीक है, सेकंड आ जाएगा। फिर दूसरे में देखेंगे मायोपिया कॉजेज, मायोपिया की वजह से क्या होता है, मायोपिया की वजह से हमारा जो ह्यूमन आई है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ उसकी हमारी डिक्रीज़ होनी चाहिए, फोकल लेंथ रिड्यूस्ड फोकल लेंथ, ठीक है, ए आएगा। और मायोपिया की वजह से डिफेक्ट इम्प्रूव्ड इन यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, तो थर्ड आएगा 3। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ह्यूमन आई में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो बी आएगा।
उसके बाद सिलेरी मसल्स क्या करती है, हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, सेकंड है, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ है हाइपरमेट्रोपिया कॉजेज, हाइपरमेट्रोपिया की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, डी आ जाएगा। और यहाँ पर है फोर्थ, कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया को क्या करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में अगर ए और आर ट्रू हैं दोनों, तो ए लिखना है, ए और आर ट्रू है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी लिखना है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी लिखना है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू है, तो डी लिखना है, ठीक है। तो पहला असर्शन रीजन पढ़ते हैं। द बॉटम ऑफ द ग्लास फिल्ड विद वाटर अपीयर्स नियरर देन इट एक्चुअली इज़। जो अगर हमें पानी रखा है किसी गिलास में तो ऐसा लगता है वो पास में है, तो उसकी इमेज ऊपर बन जाती है ना। और होता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और रीज़न में भी लिखा है रिफ्रैक्शन मेक्स द बॉटम टू अपीयर नियरर, तो इसका ए आएगा, दोनों सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर असर्शन में क्या है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिसको मायोपिया हो गया उसको दूर का नहीं दिखेगा, और दूर का नहीं दिखेगा तो हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे ठीक करने के लिए। रीज़न भी सही है, कॉन्केव लेंस हेल्प्स इन रीफोकसिंग द लाइट। तो कॉन्केव लेंस से ठीक तो हो जाता है बट पर्सन को मायोपिया हो जाता है और दूर का क्यों नहीं दिखता है उसका रीज़न नहीं दिया है उसने। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी आएगा इस वाले का, ठीक है। थर्ड वाला है स्टेनलेस स्टील शाइन्स अ लॉट। स्टेनलेस स्टील हाईली पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा होता है इसलिए पॉलिश होता है, इसलिए वो शाइन करता है। और रीज़न में लिखा है स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस डू नॉट रिफ्लेक्ट, डू नॉट लिख दिया ना यहाँ पे, तो डू नॉट की वजह से जो रीज़न है फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा सही, ठीक है, ए बी सी। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखो डेफिनेशन फटाफट, द रिफ्लेक्शन थ्रू हाईली पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इसमें लिखो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, हो गया। उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या लिखोगे, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन, नेम द कलर्स इन करेक्ट ऑर्डर एज दे अपीयर इन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट और वाइट लाइट। तो आपने कैसे लिखना है उसका ऑर्डर, विद गौर करके, ठीक है। इनके नाम आपने फुल फॉर्म में लिख देने हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये रेड, ठीक है। फिर नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के पार्ट्स लिखो सारे, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। फिर शॉर्ट को आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहली लाइन लिखो, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ड्रॉ लेवल रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का एकदम लेवल डायग्राम बनाना है, तो इसका डायग्राम मैंने ऊपर बना रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और नीचे भी बन रखा है यहाँ पे नीचे। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़। तो आइज़ की टेक केयर क्यों करनी पड़ती है, तो इसमें आप लिखेंगे टू मेक आइज़ हेल्दी, ऐसे लिख सकते हैं आप अपने आप बना के, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 एक्टिविटीज़ दैट मे कॉज डैमेज टू आवर आइज़। 3 एक्टिविटीज़ जिससे हमारी आंखों को डैमेज हो सकता है। तो पहले आप लिखेंगे डोंट रीड इन मूविंग बस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम टेक केयर ऑफ आइज़ व्हेन ड्यूरिंग प्लेइंग, खेलते समय आंखों का ख्याल रखें। और उसके बाद है हमारा डोंट वॉच फोन्स क्लोजली, फ़ोन को पास से ना देखें कभी, ठीक है। उसके बाद आप आंखों में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल चल जाते हैं तो आंखों को रब मत करो, ठीक है। उसको क्लीन कर लो कोल्ड वाटर से बट रब मत करो, ठीक है। डोंट रब योर आइज़ व्हेन सम डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट गोज इनटू योर आइज़। तो ये 4 या फिर 3 लिखनी थी, वैसे इसमें 3 एक्टिविटीज़ लिखनी थी, 4 बता दी मैंने। फिर फिफ्थ वाला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइरिस इन द फंक्शनिंग ऑफ आई। आइरिस का रोल क्या है, ठीक है। तो आइरिस का रोल में आप लिखेंगे इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल थ्रू विच अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई कैन बी कंट्रोल्ड, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में आप लिखेंगे द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी इन डार्क एरिया, हाउ कैन इट बी क्योर्ड। इसको ठीक कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ विटामिन ए, ठीक है।
विटामिन ए को लेके 600 माइक्रोग्राम्स एवरी डे, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाओ। द फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट इज अ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, इफ सो व्हाई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट डज नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय द फिलामेंट बल्ब। जो फिलामेंट बल्ब आते थे पुराने ज़माने के, वो बहुत गर्म होते थे, जिसकी वजह से उसको बोलते थे हॉट सोर्स ऑफ लाइट। बट हमारे जो ट्यूबलाइट हैं वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए इनको बोलते हैं कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि सपोज दैट एक रूम है हमारे पास, इफ़ इन अ रूम इफ़ वी मेक वन होल ऑन आवर विंडो, देन इफ़ वी विल क्लोज ऑल द लाइट्स एंड व्हेन सनलाइट कम्स then we can see the light goes in a straight line from a hole। होल से जो लाइट जाएगी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ऐसा हमें दिखेगा, ठीक है। फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहला है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एज द सेम डिस्टेंस एज इट इज़ एट, जितना ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन मिरर से आगे है उतना ही इमेज उसके पीछे बनेगी, ऐसे लिखना है आपने। या फिर ऐसे लिखते हैं इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लिख सकते हैं सिंपल सा। उसके बाद तीसरे में आप ये लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल। चौथे में आप ये लिख देना इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। और उसके बाद 5वें में आप ऐसे लिखेंगे इमेज इज़ इरेक्ट। ओके, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, लेकिन मैंने आपको 5 बता चुकी है। अब चौथे क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल इन द ब्रेल स्क्रिप्ट। सेल से आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है। सेल को आपके लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द डिफाइंड डॉट्स। जो डॉट्स रहती हैं उनका जो एरे होता है उनको बोलते हैं हम ब्रेल सेल। यहाँ पर लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे आप, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रेज डॉट्स इज कॉल्ड ब्रेल सेल, ठीक है। रेज डॉट्स जो होते हैं जिसकी वजह से जो एक अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज या एक अल्फ़ाबेट को रिजेंबल करते हैं, उस डॉट्स के कम्बिनेशन को, उस डॉट्स के एरे को हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। हाउ डू विजुअली चैलेंज मेक द यूज़ ऑफ ब्रेल फॉर रीडिंग, ठीक है। ऊपर ये लिखा हुआ था लाइन में कि दे टच द डॉट्स एंड फॉर स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ डॉट्स देयर इज़ वन सिंबल या वन अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजिंग इट। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आंसर यहाँ से लिखना, आप यहाँ पर से ये पैराग्राफ आप लिख देना इसका आंसर, ठीक है। अ विजुअली चैलेंज पर्सन रिकॉग्नाइजेस ईच लेटर बाय पोजीशंस ऑफ डॉट्स इन ईच सेल, इट इज़ द वे ही और शी बिकम्स एबल टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड इन ब्रेल। और ये एक लाइन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना देना, ठीक है। एक डॉट है तो इसका मतलब ए है, 2 डॉट है तो बी है, ऐसी 2 डॉट है, ऐसे हॉरिजॉन्टल 2 डॉट है तो सी, वर्टिकल 2 डॉट्स है तो बी। ऐसे आप 3 एग्जाम्पल आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। इसका मैंने डायग्राम ऊपर बना रखा है, आप देख लेना, 7 कलर निकलते हुए दिखा रखे हैं। फिर 6वां क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इन मायोपिया वी कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट इन हाइपरमेट्रोपिया वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। शो विद द हेल्प ऑफ suitable diagrams how can these defects be corrected। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप, और इसके डायग्राम ऊपर बने हैं, उस डायग्राम्स को आपको देख के बनाना है, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेथड्स टू मेंटेन आईज इन हेल्थी स्टेट। अगर आई को आपने मेंटेन रखना है हेल्थी स्टेट में तो आपका वेज क्या तरीके होंगे। तो पहले तो आप विटामिन ए लें 600 माइक्रोग्राम्स एवरी डे, क्लीन योर आईज डेली 3 टाइम्स विथ कोल्ड वाटर, और उसके बाद डो नॉट वॉच टेलीविज़न मच, मतलब ज़्यादा आप टेलीविज़न को ना देखें, और डो नॉट वॉच फोन्स एट द क्लोज डिस्टेंस और लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इसमें, और आप आइज़ के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, डो नॉट रब आइज़ ऑफन यूजली, मतलब अगर बार बार आपने आइज़ को रब नहीं करना है, अगर कुछ धूल धाल चलेगी आंखों में तो कोल्ड वाटर से उसको क्या करें, क्लीनिंग करें। अब जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है उसमें आपने लेवलिंग करनी है।
तो लेबलिंग करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, डायग्राम में जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं उसके नाम आपने लिखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आपको वहाँ पार्ट्स दिख रहा है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कहलाता है आपका विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पार्ट है ये है ऑप्टिक नर्व, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और ये है रेटिना, ठीक है। ये आपको मिलेगा सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर जो लिक्विड है, ये लिक्विड आपको कहलाएगा एक्वस ह्यूमर, क्या कहलाएगा, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे जो पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट्स आपके, ये तो आपका हो गया आई लेंस, ये क्या हो गया हमारा, आई लेंस हो गया, ठीक है, आई लेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है कॉर्निया लिखेंगे आप इसमें। और उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट है ये धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इस पार्ट्स को आप क्या लिख सकते हैं, आइरिस लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉर्निया है, तो यहाँ पर ये पार्ट जा रहा होगा, यहाँ पर आइरिस में जा रहा होगा, तो इसको आई लेंस को हटा के यहाँ पर आइरिस लिख दो। और यहाँ पर लिख दो आप क्या, कॉर्निया, ठीक है। और ये पार्ट जा रहा है कहीं इधर, ठीक है, प्यूपिल में, इसको प्यूपिल लिख दो, ठीक है। तो ऐसे आपने, इसमें वैसे क्लियर दिख नहीं रहा है डायग्राम में, तो आपको पता है वैसे कहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ एक केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी में आपके पास ये पैराग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द कलर्स ऑफ रेनबो रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट होता है वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है हमारा, यहाँ पर आप प्रिज्म में भी देख सकते हैं, प्रिज्म में आपका जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है वो कौन सा कलर होता है, सबसे इधर होता है जो वायलेट, ठीक है, सबसे इधर क्या होता है, वायलेट। और सबसे इधर होता है रेड, रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है ना, तो वायलेट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम रेनबोज आर सीन इन दिल्ली, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैक्सिमम रेनबो आपके दिल्ली में है, तो इसका ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप सर्च करके बताना मुझे गूगल से कि मैक्सिमम रेनबो कहाँ दिखते हैं, दिल्ली में, ट्रू और फॉल्स। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट डैश कलर्स ऑफ रेनबो हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, कलर्स आएगा यहाँ। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ डज रेनबो फॉर्म, तो रेनबो फॉर्म किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर वाई आर वी नॉट एबल टू सी द फुल सर्कुलर रेनबो, हमें सर्कुलर रेनबो क्यों नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर रेनबो क्यों नहीं दिखता है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। फिर उसके बाद है अगले क्वेश्चंस कि हाउ टू मेक कैलिडोस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप कैसे बनाते हैं ये हमने कर चुका है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ 100 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल है वो 100 डिग्री का है, ठीक है। तो 100 डिग्री का हम हाफ कर देंगे, 50 डिग्री क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 इसका आंसर आएगा। फिर लिखा है इसमें, मीता's ग्रैंड मदर हैज़ क्लाउडी एंड ब्लरी विजन, व्हाट प्रॉब्लम डू यू थिंक शी हैज़ एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो जो ये बूढ़े लोग होते हैं उनको बीमारी होती है प्रिस्बायोपिया, ठीक है, प्रिस्बायोपिया। और प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, क्लाउडी और ब्लरी विजन हो रखा है ना इसमें, तो प्रिस्बायोपिया भी हो सकता है वैसे। और एक चीज़ और होती है, कैटरैक्ट भी होता है, ठीक है, कैटरैक्ट। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकता है, आप मुझे बताना कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ होगी, प्रिस्बायोपिया और कैटरैक्ट। वाई आर सम पीपल कलर ब्लाइंड फॉर सम स्पेसिफिक कलर, कुछ इंसानों को कुछ कलर दिखते नहीं है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर किसी को दिखता नहीं है, तो क्यों नहीं दिखता वो, तो उसका कारण है जेनेटिक्स, ठीक है, उनको जेनेटिकली इनहेरिट होता है उनके पेरेंट्स से, जिसकी वजह से उनको कलर नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके नीचे आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ है, तो इनको आप रीड करना और सॉल्व करके मुझे बताना कि आपने किया कि नहीं किया। और उसके बाद लास्ट में एक फ़ोटो बनी है लुइस ब्रेल की, इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनका देहांत हुआ था 1852 में। ये एक फ्रेंच एजुकेटर थे और इन्होंने ब्रेल का निर्माण किया, जिसकी वजह से जितने भी अंधे लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वो आज लिख पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ पा रहे हैं। तो लुइस ब्रेल जो थे बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3। बताओ, अब लुइस ब्रेल जो थे वो 3 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और इन्होंने लुइस ब्रेल का आविष्कार करा, जिसकी वजह से
आज जितने भी अंधे लोग हैं वो पढ़ पा रहे हैं, तो कितना बड़ा योगदान रहा है इनका पढ़ाई के प्रति। ऐसे ही योगदान आप भी दिखाओ और इस दुनिया को बदलो, ठीक है। तो ये जितने मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, ये सॉल्व करके मुझे आप मेल कर देना। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप मांग सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा और उसमें आप अपना होमवर्क करके मुझे सेंड करना, ठीक है।